आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है थ्योरीज ऑफ राइट्स। थ्योरीज ऑफ राइट्स, ये टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं कि राइट्स की क्या क्या थ्योरीज है, कौन कौन सी थ्योरीज है राइट्स की। तो इसमें जो सबसे पहले जो थ्योरीज ऑफ राइट्स है, सबसे जो पहली जो थ्योरी आती है राइट्स की, वो आती है लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स। लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स। अब देखिए, ये जो राइट्स का जो थ्योरी है ना, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि थ्योरी क्या होती है, कुछ जर्नलाइज स्टेटमेंट्स होती है, कुछ सिद्ध वाक्य होते हैं। तो हर थ्योरी क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, एक अप्रोच होता है, एक तरीके का समझाने का पैटर्न होता है। ठीक है, तो जो लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स है, यानी जो इसको उदारवादी कह लेंगे, या फिर अगर आपको हिंदी में भी लिखना है तो लिबर्टेरियन। अब देखिए, ये कहां से आ रही है, ये जो थ्योरी है ये कहां से आ रही है, आपकी अमेरिका से आ रही है, अमेरिका से, अमेरिकन। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस थ्योरी के अंदर वो कौन से फिलोसोफर है। तो देखिए, सबसे जो पहला जो प्रमुख नाम आता है, जिसको आपको एग्जाम में भी लिखना हुआ, वो है रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक। अभी अब हम बात करते हैं कि ये थ्योरी बात क्या करती है। देखिए, ये जो थ्योरी जो है ये बोलती है कि जो व्यक्ति है ना, ये बोलती है कि गिव प्राइमेसी टू इंडिविजुअल। ये कह रही, ये जो थ्योरी है ये बात करती है कि जो व्यक्ति को ना एकदम पूर्ण अधिकार दे दो आप, एकदम पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण निजता का अधिकार, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब व्यक्ति को किसी भी तरीके से कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की। किसके ऊपर, किसके उपरांत, ओवर या फिर ओवर कलेक्टिव या फिर इगैलिटेरियन, कुछ भी, जो समुदाय या मल्टीकल्चरल। देखिए, जो इस थ्योरी का जो लिबर्टेरियन जो थ्योरी ऑफ राइट्स है, वो सिंपल सा ये बात करती है कि व्यक्ति को ना पूर्ण अधिकार दे दो आप, गिव प्राइमेसी टू इंडिविजुअल। ठीक है, एंड हिज वेलफेयर। किसको देना है, व्यक्ति और व्यक्ति के वेलफेयर को, वेलफेयर या हैप्पीनेस कह भी सकते हैं। ठीक है, ओवर कलेक्टिव कम्युनिटीज वॉज, ओवर किसके, कलेक्टिव या कम्युनिटी। तो ये जो थ्योरी है वो किसकी बात करिए, एक व्यक्ति की बात करिए। तो ये व्यक्ति परक अधिकारों की बात करती है और व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात करती है। और ये किसको चुनौती देती है, ये किसको, ये जितने भी हमारे कम्युनिटेरियन जो थ्योरिस्ट हैं, जो कि अभी हम बात करेंगे, जो कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स, अभी हम लिबरल कर रहे हैं, जो कम्युनिटेरियन थ्योरिस्ट है उन सबको आर्ग्यू करती है। और इसमें जो मेन थिंकर है आपके, वो है रॉबर्ट नॉजिक। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। इसके अंदर ये बात रखते हैं अपनी कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए, इररिस्पेक्ट ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस, कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दो और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं। तो आप देखिए, जो समाज को देखिए, जो अमेरिकी समाज है या जो यूएस का जो समाज है, तो आप सब देखेंगे कि बहुत सारे बिलियनियर्स या फिर जो अमीर लोग हैं वो ज्यादातर उसी समाज से क्यों आ रहे हैं, क्यों क्यों एक जो इंडिविजुअल जो है,
जो ऑनर है, ज्यादातर जितने भी कंपनी के मालिक हैं, बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के मालिक ज्यादातर अमेरिका से क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां पे बिजनेस करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ये जो लिबर्टेरियन फिलॉसफी है उस सोसाइटी का एक एलिमेंट है जो कि बात करता है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए, व्यक्ति अपने आप अपना विकास कर सकता है, राज्य को केवल एक आवश्यक बुराई के तौर पे रहना है। समझ में आया? जो मेन आर्ग्यूमेंट है, जो मेन आर्ग्यूमेंट है लॉजिक का, कि इंडिविजुअल हैज अ सर्टेन राइट्स, कि व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार, जो कि क्या है? एब्सोल्यूट है। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, राइट टू प्रॉपर्टी ये क्या है? एब्सोल्यूट है, कि इसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी। और हम देख रहे हैं कि जितना भी जो पूंजीवादी समाज है, इसका मेन जो डोमेन है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये है आपका लिबर्टेरियन थ्योरी, जो कि बात करता है व्यक्ति की स्वतंत्रता की, एकदम पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है। जो पहली थ्योरी है हमारी राइट्स की। क्लियर हुआ? जो दूसरी थ्योरी है राइट्स की, जो सेकंड थ्योरी है, वो है आपकी कम्युनिटेरियन। इसको हिंदी में लिखते हैं समुदायवादी, कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट, या फिर कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स, या थ्योरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, राइट्स। या ऑन। ठीक है, ये आपकी दूसरी है, यानी समुदायवादी। समुदायवादी। अब देखिए ये बात क्या करता है, ये बात करता है कि ये जितनी भी लिबर्टेरियन जो फिलॉसफी है, जो कि ये मान के चलती है कि ये व्यक्ति को, जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को क्या करता है, ये है हिस्टोरिकल एक इंटिटी मान के चलता है, ए हिस्टोरिकल, कि कोई भी व्यक्ति एकदम बस आ गया है, गिर गया है। फॉर एग्जाम्पल पीके मूवी को देखो। पीके मूवी में क्या है, एक व्यक्ति सीधा बस आसमान से टपका और जमीन पे आ गया है। तो पीके मूवी में क्या है, जब वो यहां पे आया तो क्या उसके पास भाषा थी, लैंग्वेज? क्या उसको समाज के बारे में पता था, नॉर्म्स के बारे में पता था, नॉर्म्स? क्या जिस समाज में वो आया तो अच्छा और बुरा, गुड एंड बैड का कंसेप्शन उसे पता था? तो जो समुदायवादी होते हैं वो यही बात करते हैं कि जो व्यक्ति है कोई ए हिस्टोरिकल कैटेगरी नहीं है, कोई अपने आप वो एकदम से टपक नहीं गया है। ठीक है, वो ये बात करते हैं कि जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, वो जितना भी है अपनी शिक्षा, दीक्षा, एजुकेशन, बिहेवियर, अपना रूप रंग, किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, वो सारा कहाँ सीखता है? समाज के अंदर सीखता है, सोसाइटी के अंदर सीखता है। व्यक्ति कहाँ रहता है? ये व्यक्ति कोई अलग जगह थोड़ी ना रहता है, ये व्यक्ति समाज का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, ये सोसाइटी के अंदर रहता है, ये कोई अलग कैटेगरी नहीं है। इंडिविजुअल क्या है, उसी समाज में रहता है। ये जो व्यक्ति है वो किस में, ये डीपली एम्बेडेड है। इस वर्ड को लिख लेना, डीपली
embedded in his or her social, cultural community, कि जो व्यक्ति है वो गहन रूप से जुड़ा हुआ है अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष के अंदर या समुदाय के अंदर। कोई ये अलग कैटेगरी नहीं है जो लिबर्टेरियन मान के चल रहे हैं कि व्यक्ति को जितना मर्जी अधिकार दे दिया जाए, एब्सोल्यूट राइट्स दे दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति समाज का पार्ट है, उसको समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये बात बोलते हैं कम्युनिटेरियन। इसके जो थिंकर्स हैं, जो इसके अंदर जो प्रमुख थिंकर्स हैं, एक जो नाम आता है, तो ये पॉइंट समझे। सबसे पहला जो हिस्टोरिकल जो कैटेगरी मान के चलते हैं व्यक्ति को, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, आलोचना करते हैं। दूसरा क्या है, जो व्यक्ति है वो क्या है, डीपली एम्बेडेड है। डीपली क्या है, एम्बेडेड है किसमें, इन हिज और हर सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। इसमें जो थिंकर आते हैं, मिचेल सैंडल या माइकल सैंडल, मिचेल सैंडल। तो मिचेल सैंडल की एक बुक है, बुक का नाम है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, 1982। तो जो मिचेल सैंडल है, जो कि एक कम्युनिटेरियन थिंकर है, उनका आर्ग्यूमेंट क्या है? उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हम जो लिबरल्स हैं, जो बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स की, पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स की, ये किसका है? लिबरल्स का आर्ग्यूमेंट है। लिबरल्स जो होते हैं, जो व्यक्तिवादी होते हैं, इसको त्याग कर हमें, इसको छोड़कर हमें, पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स को छोड़कर, बल्कि हमारा जो रुख होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए? पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन गुड, कॉमन गुड, इसकी तरफ हमारा रुख होना चाहिए कि हमें पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स नहीं करना है, बल्कि हमें पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन गुड, कि सभी का कल्याण हो। क्योंकि व्यक्ति भी जो है, जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, अगर आप देखो तो ये भी क्या है, एक समाज का ही पार्ट है, समाज से अलग नहीं है। इसको जो भी सोच समझ मिल रही है वो सोसाइटी से ही मिल रही है। क्योंकि इसको, ये जब जन्म लेता है तो इसके पास अपनी भाषा नहीं थी, अच्छा और बुरे का ज्ञान नहीं था। इसको जितना भी समझ है, जितनी भी समझदारी है, इसको अच्छा बुरा सब किसके द्वारा मिला हुआ है? समाज के द्वारा मिला है, सोसाइटी। तो इसीलिए हमें पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन गुड की तरफ बढ़ना है। कॉमन गुड का मतलब क्या है? कि समाज के सभी लोगों का कल्याण हो, सर्व कल्याण, सोशल होना है। और पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स क्या है? ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडिविजुअल, केवल इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा है, केवल व्यक्ति की तरफ ध्यान दे, इससे हमें निकलना है। तो माइकल सैंडल का ये आर्ग्यूमेंट है। इनकी पुस्तक का नाम है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। आप अपना जवाब कमेंट में लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लिख सकते हैं। एक और थिंकर है इसके अंदर कम्युनिटेरियन थ्योरी में, हम थियोरीज ऑफ राइट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली थ्योरी जो है वो है लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स। जो दूसरी थ्योरी है वो है कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव, है कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स। इसी के अंदर एक और थिंकर है, उनका नाम है माइकल वॉल्जर या मिचेल वॉल्जर।
ये भी एक समुदायवादी व्यक्ति है। ये बात करते हैं कि कैसे एक समाज, कैसे एक विशेष समाज, विशेष कि हाउ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सोशल गुड, कि कैसे एक समाज ये जो सोशल गुड है, सोशल गुड के कंसेप्शन को समझता है, कि ये सर्व कल्याण के संदर्भ को समझता है। तो हम देखते हैं कि हर समाज अपने अपने अच्छे और बुरे में विश्वास रखता है। हर समाज का एक अच्छा और बुरा एंगल होता है, जो कि उसे ये जो सामाजिक जो, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो सामाजिक न्याय है या फिर ये जो सामाजिक कल्याण है, ये समाज में गठित होता है, समाज के बाहर नहीं होता। और यही क्या होता है, यही व्यक्ति के अंदर भी मूल्य जाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप सब देख रहे होंगे कि जींस की पैंटें लोग बहुत पहनते हैं। तो ये जो जींस वाला कल्चर है, ये भी किसी कल्चर का ही पार्ट है। ये जो आप मोमोज खाते हैं या फिर कुछ फूड हैबिट है, कोई भी क्यूजीन है, तो ये भी किसी कल्चर का ही पार्ट है। नो डाउट आप इंडिया में बैठ के आज बोल सकते हैं कि नहीं, मेरी इंडिविजुअल पसंद ये है, मेरा व्यक्तिगत पसंद ये है, तो बट आप भी तो किसी समाज के ही कल्चर का या फिर समाज के ही उत्पाद का तो उपभोग कर रहे हैं आप। तो ये बात करता है कि व्यक्ति क्या है, अलग इकाई नहीं है, वो सामाजिक इकाई है, समाज से परे नहीं है। और ये जो मिचेल वोल्जर हैं, इनकी बुक का नाम है स्फीयर ऑफ जस्टिस, ये बात करते हैं कि जो गुड है और जो सोशल गुड है, सोशल गुड, ये दोनों कनेक्टेड है, म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड है, कंस्ट्रक्टेड। देखिए किस तरीके से कि एक व्यक्ति क्या अच्छा और बुरा सोचता है, दूसरा समाज किसको अच्छा और बुरा समझता है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कि हम भी कोई अच्छा और बुरा की जो भावना रखते हैं, तो वो भी समाज से ही आती है, कि समाज अगर इस चीज को गलत कहता है तो हम भी उस चीज को गलत मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मैंने जब पॉलिटिकल साइंस का जब थ्योरी का क्लास शुरू करने से पहले ही बोला था कि यहाँ जो पॉलिटिकल साइंस का स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये लाइन है कि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल बीइंग। जो व्यक्ति है वो क्या है, एक सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति अपना विकास केवल समाज के अंदर कर सकता है, समाज के बाहर या तो जानवर है या तो भगवान है, वो अपना विकास कर सकता है। व्यक्ति को समाज में रहना ही पड़ेगा अपना विकास करना है तो ये हुआ हमारा दूसरा पर्सपेक्टिव, जो कि हमारा कम्युनिटेरियन है। एक जो नया पर्सपेक्टिव आया है वो है मल्टी कल्चरिस्ट, पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं इसको, थ्योरी भी कह, यानी बोले तो बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद पक्ष किसका, ऑन राइट्स, अधिकार पर।
ये तीसरा हमारा थ्योरी है। अब देखिए आप सब ये चीज देखिए कि 1980 में लगभग जो ग्लोबलाइजेशन है वो विश्व स्तर पे आया, और भारत ने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लोकलाइजेशन जो करा वो 1991 में करा। तो क्या हुआ कि जो समाज है 1980 के बाद जो क्रांति आई ग्लोबलाइजेशन की, या फिर जो वैश्वीकरण की जो व्यवस्था आई, जिसमें क्या हुआ, हम एक दूसरा आने जाने लगे, एक देश से दूसरे देश लोग आने जाने लगे। और आज भी देखिए, आज भी लोग पढ़ने के लिए भारत से बाहर जाके पढ़ते हैं, डॉक्टर्स अपनी जॉब के लिए बाहर जाते हैं। तो ये 1980-90 के बाद ज़्यादा होने लगा, ठीक है, कि लोगों का आवागमन शुरू हो गया। तो ये जो मल्टी कल्चरिस्ट पर्सपेक्टिव है ये इन्हीं व्यक्तियों के बारे में बात करता है, ठीक है। जो व्यक्ति एक अपनी जो टेरिटरी है, जो होम टेरिटरी है, जो अपनी जो जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो उनके अधिकारों की बात करता है। और ये क्रिटिसाइज करता है जो लिबर्टेरियन थ्योरी है, ये जो लिबरल पर्सपेक्टिव है, ये जो लिबरलिज्म है, इसको क्रिटिसाइज करता है, कि ये बोलता है कि ये जो अप्रोच है ना, ये डिफरेंस ब्लाइंड है। क्या है? डिफरेंस ब्लाइंड। कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कोई व्यक्ति है, वो आईआईटी में उसने पढ़ाई करी, उसकी जॉब लग जाती है और वो चला जाता है बाहर। तो उस व्यक्ति के जो समाज के जो अधिकार थे, जो व्यक्ति के अधिकार थे, वो एकदम से परिवर्तित हो जाते हैं उस देश के अधिकारों में। तो क्यों परिवर्तित हो जाते हैं? क्योंकि उस देश की व्यवस्था ऐसी है। अब अमेरिका की जो सोसाइटी है, जो व्यवस्था है, जहां पे देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसको पूरा अधिकार है। व्यक्ति चाहे गन भी रख सकता है, बंदूक रख सकता है अपने पास। क्लास के अंदर लोग बंदूक लेके आते हैं बच्चे, वो अमेरिकन समाज है। तो क्या होता है कि जो लिबरल जो सोसाइटी है वो डिफरेंस ब्लाइंड हो जाती है, वो रिस्पेक्ट नहीं करती कि ये जो व्यक्ति है ये साउथ एशिया से आया है या इंडिया से आया है, तो इसके कुछ अलग राइट्स होने चाहिए। नहीं, वो क्या बोलते हैं कि नहीं, अब आ गया तो इसको इसी के अंदर रहना पड़ेगा, लिबरलिज्म के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी आपने सबने मूवी देखी होगी जिसमें जो बच्चे होते हैं, जो एनआरआई, जो बाहर जो सेटल हो जाते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनके बच्चे क्या होता है, बहुत रिवेलियन टाइप के होते हैं। वो माँ बाप की बातें ही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो उस संस्कृति में। तो ये जो मल्टीकल्चरिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये पहली बात तो ये करता है कि एक हमें सामंजस्य विस्थापित करना चाहिए। रिकंसाइल डाइवर्स सोसाइटी, पहला पॉइंट तो ये है, रिकंसाइल डाइवर्स सोसाइटी, ठीक है। यानी सद्भावना लेके आना, विविध प्रकार के समाजों में सद्भावना लेके आना, यह शांति का निर्माण करना। पहला पॉइंट, शांति निर्माण, शांति स्थापना, ठीक है, विविध समाजों के बीच, विविध समाज के बीच, ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, ये जो लिबरल स्टेट है, यदि ये जो लिबरल स्टेट है, इसके जो यूनिफॉर्म एक्शन है, यूनिफॉर्म अप्रोच, इसको क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, क्या करता है, आलोचना करता है, आर्ग्यू करता है, ठीक है। तो मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव का ये दो मेन, कि जो डाइवर्स सोसाइटी है उसके अंदर शांति स्थापित करना, ये शांति निर्माण करना। दूसरा है जो लिबरल स्टेट है, वो जिस तरीके से अपने कार्य करता है एक यूनिफॉर्म मैनर में, उसको काउंटर करता है कि आप थोड़ा सा भी स्पेस नहीं दे रहे जो आपके समाज से अलग आया है, यानी जो दूसरे समाज के, जो दूसरी जगह से आया है,
यानी साउथ एशिया से आया है या किसी और, तो उसको आप उसी यूनिफॉर्म अप्रोच के अंदर ढाल लेते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल राइट्स नहीं है। तो ये जो मांग करता है मल्टीकल्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये जो लोग हैं जो अन्य देशों से लोग आए हैं या फिर अन्य समाज से लोग आए, तो उनके अधिकारों का पक्षधर है। ये जो माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी के अधिकारों की बात करता है, या माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिकॉग्निशन की बात करता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर जो यहाँ से गए हैं लोग पढ़ लिख के जो जॉब कर रहे हैं, तो वो बहुत माइनॉरिटी है उस सोसाइटी के लिए, बहुत 1 या 2% के लोग हैं, मगर उनके अधिकारों की बात करता है मल्टीकल्चरलिस्ट। इसमें जो थिंकर आते हैं मल्टी पर्सपेक्टिव या मल्टी कल्चरलिस्ट थ्योरी के अंदर, वो आते हैं आपके विल किल्मिका। और जो दूसरे आते हैं आपके भीखू पारेख आते हैं, भीखू पारेख। तो ये आपका हो गया मल्टीकल्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव। एक और आयाम है जो कि बोला जाता है ये एशियन वैल्यूज का रिस्पॉन्स है। एशियन वैल्यूज डिबेट ये बात करता है कि देखिए जो वेस्ट की सोसाइटी है वो अलग प्रकार की सोसाइटी, वो व्यक्तिवादी समाज है जिसमें व्यक्ति को सबसे ऊपर रखा जाता है, व्यक्ति के इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और ये जो डिबेट है, ये जो एशियन जो थिंकर्स हैं, ये जो एशियन वैल्यू के थिंकर्स हैं, जिसमें जो एक थिंकर आते हैं वो आते हैं लियो कोंग ये सिंगापुर से आते हैं, सिंगापुर से। ये बात करते हैं कि जो वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ राइट्स है या ह्यूमन राइट्स है वो क्या है, लिमिटेड है। जो पाश्चात्य का जो विचार है अधिकार के लिए, जो वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ राइट्स है ना, वो क्या है, लिमिटेड है, इज लिमिटेड। क्यों लिमिटेड है? ये जो वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ राइट्स है ना, ये केवल क्या बात करता है, सेल्फिश है। ये क्या है, सेल्फ। ये केवल सेल्फ के बारे में बात है, व्यक्ति। मगर जो एशियन जो वैल्यूज हैं, जो एशिया के जो वैल्यूज हैं, जिसमें चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये क्या करते हैं, जो एशियन वैल्यूज हैं, एशियन वैल्यू, वो क्या करते हैं, ये गिव प्रायोरिटी टू कम्युनिटी, गिव प्रायोरिटी टू कम्युनिटी। कि जो एशिया की जो समाज है, ये हम सब समाज एकदम वेस्टर्न नोशन वाला नहीं कि एक व्यक्ति एक अलग एंटिटी है और हम उस तरीके से व्यक्ति को पूरे अधिकार देते, नहीं। जो एशियन सोसाइटी है, जो एशियन वैल्यू है, एशिया के जो मूल्य हैं, वो क्या है, हम समाज को हमेशा ऊपर रखते हैं, समाज से बढ़कर कोई नहीं है। ये अगर आप पंचायती व्यवस्था में भी देखेंगे तो समाज से ऊपर कोई नहीं है, समाज में चाहे कोई भी हो, समाज से ऊपर कोई नहीं हो सकता। दूसरा एशियन वैल्यू क्या है, एक तो समाज को ऊपर रखता है, दूसरा सोशल ऑर्डर है, जो समाज का नियम है उससे हम आगे नहीं, उसको नहीं तोड़ सकते। समाज का ऑर्डर सबसे सुप्रीम है। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, हमें जो सरकार है या जो अथॉरिटी है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं हम।
फैमिली के प्रति लॉयल रहते हैं, फैमिली के प्रति वफादार रहते हैं, नेशन के प्रति वफादार रहते हैं। तो ये एक एशियन वैल्यू डिबेट है ऑन राइट्स, ठीक है, जिसमें वो वेस्टर्न कंसेप्शन को क्रिटिक करता है, आलोचना करता है। समझ में आया ये? तो ये थ्योरीज हैं राइट्स की, क्या है? थ्योरीज है। अब हम थोड़ा सा बस लाइट उस पे देंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है। थोड़ा सा सोचिए ह्यूमन राइट्स क्या है। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। देखिए ये जो राइट्स के जो कंसेप्शन है ना, ये जितने भी थिंकरों ने काम करा, तो आज के टाइम पे जो आपको ह्यूमन राइट्स मिले, ये इन्हीं थिंकरों की वजह से मिला कि इन्होंने इस चीज़ों पे सोचा कि मानव के कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, नेचुरल राइट्स होने चाहिए, इन सबको कंटेम्पलेट करा, उनकी समझ रखी, और फिर धीरे धीरे करते हुए ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट आज के वर्तमान समय में आया है, जो कि क्या है, आपके सामने एक उत्पाद के रूप में, एक प्रोडक्ट के रूप में शामिल है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, देखिए जो ह्यूमन राइट्स है ना, वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। देखिए सिंपल सा बोलूं कि ह्यूमन राइट्स क्या है, मानव अधिकार क्या है, कि देखिए जितने भी अधिकार आप अपने विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए देते हैं अपने आप को, वैसे ही दूसरे व्यक्ति को मिले, यही ह्यूमन राइट्स है। वट एवर राइट्स आई गिव टू माई सेल्फ, गिव टू अदर्स, यही ह्यूमन राइट्स है कि मैं अपने विकास के लिए जितने अधिकार मैं अपने आप को दूंगा, उतने दूसरे व्यक्ति को भी दूंगा, यही ह्यूमन राइट्स है। अब ये थोड़ी ना कि मैं दूसरे के उस पे मैं अपने आप का विकास करूंगा, अपने अधिकारों की बात, नहीं। तो यही बात है। सबसे पहला इक्वालिटी, पहली जो बात करता है, जो ह्यूमन राइट्स जो है, वो सबसे पहली बात जो करता है वो ये बोलता है कि ईच लाइफ मैटर्स, ईच लाइफ मैटर्स। हर जीवन क्या है, हर व्यक्ति का जीवन क्या है, बहुत अमूल्य है, और उसका जो जितने भी लोग हैं उन सबका जो मॉरल वर्थ है वो इक्वल है, इक्वल मॉरल वर्थ, इक्वल मॉरल वर्थ, कि उस व्यक्ति का जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा नहीं, ऐसा नहीं। क्या है, हर जीवन महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, हर जीवन बराबर है। इस पे बेस्ड है ह्यूमन राइट। दूसरा क्या है कि ह्यूमन राइट्स इज बेस्ड ऑन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टन बेसिक राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स है वो किस पे बेस्ड है, कि जितने भी इंडिविजुअल है, एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टन राइट्स, सर्टन, हर व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं। Every individual has certain rights, basic rights, recognized and protected by simply, कि उस व्यक्ति को मानव होने के नाते ही उनके कुछ अधिकारों या फिर मूल्यों का संरक्षण करना दायित्व बनता है। By virtue to him or her being a human being, ह्यूमन बीइंग होने के नाते ही उनके कुछ अधिकार हैं, ह्यूमन बीइंग होने के नाते ही। आगे जब हम इक्वालिटी का जब कॉन्सेप्ट करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर आएगा इक्वालिटी के कंसेप्शन में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वालिटी ही है। और आप सब जानते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएनएचआरसी,
DHR कब आया? 1948 में, 10 दिसंबर 1948। और जो ह्यूमन राइट्स है वो किसके बीच में जूझता है? एक तो व्यक्ति, दूसरा समाज और दूसरा तीसरा स्टेट, इन सब के बीच है। ह्यूमन राइट इन सब के बीच का रिलेशन है, व्यक्ति, समाज और स्टेट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है गांधी जी का अधिकारों के ऊपर। मगर मैंने जैसे कि बताया कि भारतीय समाज में जो अधिकार का जो अवधारणा है वो इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से वेस्ट के अंदर थी। जैसे कि गांधी जी एक अच्छी लाइन लिखते हैं जो कि आप सब भी अपने एग्जाम में लिखना। गांधी ये बोलते हैं, इफ वी डू आवर ड्यूटीज our rights will be automatically taken care of। गांधी जी किस चीज की बात करते हैं? गांधी जी बोलते हैं कि अगर हम अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करेंगे तो हमारे जो अधिकार है वो हमेशा अपने आप ही सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो इंडियन सोसाइटी है, जो एशियन सोसाइटी है, वो कर्तव्य परक है। कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज को पूरा करते रहो, आपको राइट्स की जरूरत ही नहीं है। मगर देख रहे हैं जैसे जैसे मॉडर्न नेशन स्टेट का कंसेप्शन आया है तो हम देख रहे हैं कि जो राइट्स है वो बहुत प्रबुद्ध तौर पे सामने उभर के आया है, जो राइट्स का कंसेप्ट है। तो ये हमारा राइट्स का चैप्टर है जो कि पूरा हो चुका है। एक बार मैं दोहरा देता हूँ। अभी आप में से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए। आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं और जो नए विद्यार्थी हैं वो हमसे इस ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो नए विद्यार्थी हैं। आज का जो हमने टॉपिक करा है वो थ्योरीज ऑफ राइट्स के ऊपर करा है। और कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है कि थ्योरीज ऑफ राइट्स क्या है, राइट्स क्या है और कितने प्रकार की थ्योरीज हैं, या कि अधिकारों के सिद्धांतों की विश्लेषण करें या व्याख्या करें। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लिखिए। तो हम सबको जो आज हमें प्रोडक्ट मिला है ह्यूमन राइट्स का, वो क्या है? वो इन राइट्स की जो धाराएं हैं उनसे ही आज हमें ये प्रोडक्ट मिला है, ह्यूमन राइट्स। आज हर चीज में देखिए राइट्स का जो कंसेप्शन है हर जगह आ गया है। थोड़ा सा सोचिए कौन कौन से राइट्स हैं। अभी बहुत सारे राइट्स के लिए लड़ाई हो रही है कि जैसे एक आज के दौर पे अभी कुछ टाइम पहले जो इलेक्शन में एक डिबेट शुरू हुआ था कि हर व्यक्ति को कुछ बेसिक इनकम मिले, बेसिक इनकम का राइट्स। ठीक है, न्यायालय में, कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज पे राइट्स, और भी बहुत सारे राइट्स हैं कि बेसिक स्मार्टफोन होना, बिजली, ये सब चीजें मौलिक अधिकार का राइट। एक बार जरा हम
क्वेश्चंस देख लेते हैं एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में। देखिए जो अधिकार हैं, देखिए अधिकार क्या है? अधिकार एक पॉलिटिकल थ्योरी में एक कंसेप्ट के तौर पे हमें समझना है, ठीक है। आज जो हमें अधिकार मिले हैं, क्या ये नॉर्मेटिव ही तो है? हमको दिखाई थोड़ी ना देते, ये कंसेप्ट है कि हमें ये अधिकार है। तो जो अधिकार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से है? अधिकार का मतलब होता है कि कुछ मांग, ठीक है, सर्टेन काइंड ऑफ क्लेम्स, ठीक है, मांगे जिससे हम चाहते हैं कि राज्य उसको स्वीकार कर ले, ठीक है। जैसा कि एक बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है हैरोल्ड लास्की, उनका एक कथन है कि अधिकार सामान्य तौर पर वह अवस्था है, क्या अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि अधिकार सामान्य तौर पर वह अवस्था है जिसमें सामाजिक जीवन की, जिसके बिना सामाजिक जीवन में व्यक्ति सामान्य तौर पे अपने व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण नहीं कर पाएगा, कर पाता है, ठीक है। तो जो अधिकार हैं वो क्या करते हैं? वो उन सामान्य अवस्थाओं को उपलब्ध कराते हैं जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। ये अधिकार हमें अधिकार का जो कंसेप्ट है ये हमें उपलब्ध कराते हैं। ये एक ऐसी अवस्था उपलब्ध कराते हैं जहां पे हम अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर सके या फिर अपना बेस्ट दे सकें। जैसे इन टर्म्स ऑफ इन वर्ड्स ऑफ हैरोल्ड लास्की, राइट्स आर दोज condition of social life, rights are those condition of social life without which no man can seek in journal to be him at his best, ठीक है। certain kind of entitlements होता है और ये इसेंशियल मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का कंसेप्ट है, ठीक है। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में जो राइट्स का जो नोशन है बहुत एसेंशियल है, ठीक है। जैसे जैसे मॉडर्न नेशन स्टेट आगे बढ़ा है तो राइट्स का कंसेप्ट भी बहुत प्रबल हो गया है। अब क्या है कि ऑल क्लेम्स आर नेसेसरली राइट्स, जितनी भी हमारी मांगे होती हैं वो राइट्स होती हैं। हम क्या करते हैं, राइट्स जब रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तब वो फुल राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जो मांगे अभी तक अगर सरकार या राज्य ने उसको नहीं मानी तो वो अभी हमारी क्या रहेगी, केवल और केवल मांगे रहेंगी। और हर अधिकार कहीं ना कहीं पहले कभी मांग हुआ करती थी। अब राइट्स मदद क्या करते हैं? राइट्स क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज बाय स्टेट क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? मनमाने शासन से। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई पुलिस वाला आता है तो आपसे तुरंत आपको बिना बताए थोड़ी ना लेके जा सकता, तो वो आपको क्या करते हैं? आर्बिट्री पावर से, प्रोटेक्ट फ्रॉम आर्बिट्री पावर ऑफ स्टेट, कि राज्य के मनमाने, ठीक है, और अधिकारीवादी शासन के खिलाफ या उससे बचाता है हमें, ठीक है। मनमाने शासन से बचाता है अधिकार। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट क्या है? एक तो क्या है, मनमाने शासन से बचाता है, दूसरा क्या है, व्यक्ति की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति का विकास है उसके लिए अधिकार का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो अधिकार का जो सिद्धांत है वो धीरे धीरे विकसित हुआ है, एकदम से नहीं आया है। वो क्या है? धीरे धीरे विकसित हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सम बेसिक फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स, ठीक है। कुछ जो विशेषता है, वो अधिकार की विशेषता क्या क्या होंगी? तो पहले क्या है, राइट्स आर क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल एग्जिस्ट ओनली इन सोसाइटी, कि जो अधिकार है वो व्यक्ति की मांग है और वो केवल और केवल समाज में पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकार है वो क्या है, एक सामाजिक उत्पाद है, कि जो हमें समाज में मिला है अधिकार, ठीक है। पहला कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा क्या है, राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज अ कॉमन क्लेम ऑफ द ऑल मेंबर, कि जो राइट्स है ना वो किससे, समाज के द्वारा
ये माना जाता है कि ये सभी का एक कॉमन क्लेम है, ये सभी जो व्यक्ति हैं उनकी एक साझा जरूरत है, ठीक है, साझा मांग है। राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज अ कॉमन क्लेम ऑफ ऑल मेंबर्स। तीसरा, राइट्स आर रैशनल एंड रीजनेबल मोरल क्लेम्स। राइट्स हमेशा रैशनल होते हैं, ठीक है, रीजनेबल मोरल क्लेम्स होते हैं दैट इंडिविजुअल सीक्स टू गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और सोसाइटी, जिसे जो व्यक्ति है चाहता है कि सरकार या राज्य या समाज उसको मान ले। तीसरा या चौथा पॉइंट, राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो अधिकार का जो सिद्धांत है, जो अधिकार है वो समाज में हर व्यक्ति को बराबर तौर पे उपलब्ध होता है। अगर मान लीजिए कोई इंडिफरेंस है या फिर हम किसी को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और किसी को कम अच्छे से, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई जो जस्टिफिकेशन होगा जब भी हम अलग किसी को ट्रीट करेंगे तो कोई ना कोई उसका जवाब होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी को देखें तो जब हम अनइक्वल ट्रीट करें तो हमारे पास जस्टिफिकेशन क्या है कि ये जो लोग हैं जो SC ST कम्युनिटी या EWS, ये कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। कोई जात को लेकर कोई पिछड़ा हुआ है, कोई किसी के पास पैसे नहीं है अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, किसी के पास पैसे हैं तो वो कल्चर नहीं है पढ़ाई करने का, तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ेपन। तो ये जो जस्टिफिकेशन है जो हम अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं अधिकारों में, तो हम उसके पीछे जस्टिफिकेशन देना होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बोला कि जो अधिकार है वो सभी समाज के सभी लोगों के लिए बराबर उपलब्ध होते हैं। उसके बाद जो है अधिकार जो है हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन कि जो अधिकार है राइट्स कीप्स चेंजिंग, ठीक है, अधिकार निरंतर प्रगतिशील होते हैं। उसके बाद है राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, कि जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। हमेशा आप देखोगे कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते ही हैं। हमारे सारे अधिकार क्या हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब समझ रहे हैं आप कि कोई भी उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मगर हम देखते हैं कि जो भारतीय समाज में या भारतीय व्यवस्था में अधिकारों के ऊपर हस्तक्षेप होता है, ठीक है। तो राइट्स क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे कोरोना वाली स्थिति थी, तो कोरोना में क्या है, सभी को घूमने का अधिकार है, एक जगह से दूसरे जाने का अधिकार है। मगर कोरोना टाइम में तो ये लॉकडाउन लग गया था तो आपके अधिकारों का हनन हुआ। तो जो मैंने पॉइंट बोला कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर एब्सोल्यूट होता आपका आवागमन का राइट्स या फिर एक जगह से दूसरे जाने का, तो वो किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं होता। मगर हम देखते हैं कि जो अधिकार है वो क्या है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं। उसके बाद है कि राइट्स इनसेपरेबली कनेक्टेड विद ड्यूटीज। जो अधिकार हैं वो किससे जुड़े हुए, कर्तव्य से जुड़े हुए हैं। कर्तव्य और अधिकार दोनों एक साथ चलते हैं। राइट्स नीड इन्फोर्समेंट, कि राइट्स को ना हमेशा इन्फोर्समेंट का जरूरत होता है कि उस पर उसको इन्फोर्स करा जाए अथॉरिटी के माध्यम से या फिर डिफरेंट सोसाइटी के माध्यम से, ठीक है। इन्फोर्समेंट का नीड होता है राइट्स में। उसके बाद मैंने बात कर दी कि जैसे ओरिजिन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ राइट्स में अगर हम देखें तो ओरिजिन एंड जस्टिफिकेशन कहाँ से आता है कि ये बात करी जाने लगी 17वीं और 18वीं शताब्दी में कि जो व्यक्ति है कुछ अधिकारों के साथ ना पैदा होता है और जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। और इसी सिद्धांत को आगे विकसित होते होते ये बोला गया कि जो आज के टाइम में जो अधिकार है वो किस पे आधारित है, आपका कॉमनली अग्रीड प्रिंसिपल। बेसिस तो यही है कि जो इंडिविजुअल आर रिगार्डेड एज बॉर्न विथ सेट ऑफ राइट, कि जो व्यक्ति है वो हमेशा कुछ अधिकारों के साथ पैदा होता है। मगर जो आज जो सिद्धांत यही अपनाया गया कि ये सर्वसम्मति से सब कोई स्वीकार करता है कि व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं व्यक्ति होने के नाते, ठीक है। फिर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स में देखा कि नेगेटिव राइट्स में हम क्या करते हैं, स्टेट को रोकते हैं दखल देने से, और पॉजिटिव राइट्स में हम बोलते हैं कि सरकार आए या अथॉरिटी आए और हमारे लिए
चीज़ों का निर्माण करें जिससे हम अपने अधिकारों का यू इंजॉय कर सकें, आनंद ले सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बाइक राइड पे कहीं जाना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि सरकार एटलीस्ट रोड तो कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, तो पॉजिटिव राइट्स में क्या करते हैं हम, राज्य को बुलाते हैं, और नेगेटिव राइट्स में राज्य को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये रोकते हैं राज्य को। उसके बाद मैंने फॉर्म्स ऑफ राइट्स के बारे में बात करा था। फॉर्म्स ऑफ राइट्स में मैंने नेचुरल राइट्स बोला था। ठीक है, उसके बाद मोरल राइट्स, ठीक है, लीगल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशो इकोनॉमिक राइट्स। फिर उसके बाद हमने दो थिंकर स्पेसिफिक देखा कि जो डॉर्किन है, डॉर्किन अधिकारों को किस तरीके से लेते हैं। डॉर्किन का मेन पॉइंट यही था कि राइट्स आर ट्रम्प। ठीक है, राइट्स क्या है, ट्रम्प है। हमेशा जो बेसिक राइट्स हैं वो हमेशा ऊपर होने चाहिए समुदाय के अधिकारों से। यह सामुदायिक वेलफेयर या फिर समुदाय के कल्याण से सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, व्यक्ति के अधिकारों को महत्व देना चाहिए, ना कि समुदाय को। ये डॉर्किन का है। ठीक है, और बोलते हैं कि राइट्स क्या है, एसेंशियल है। दूसरा जो हमने थिंकर करा वेस्ले हॉफेल्ड जो अपनी पुस्तक फंडामेंटल लीगल कंसेप्शन ऑफ राइट्स की बात कर, राइट्स में बोलते हैं कि 1923 में, कि वो बात करते हैं कि जो राइट्स और जो ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के कनेक्शन में। तो उसमें वो 4 प्रकार के राइट्सों का वर्णन करते हैं, जिसमें सबसे पहले लिबर्टी राइट्स। लिबर्टी राइट्स में क्या होता है, अ पर्सन डू समथिंग विथ नो ऑब्लिगेशन। कोई कुछ भी कर सकता है मगर उसका कोई कर्तव्य नहीं है। ठीक है, लिबर्टी राइट्स में मतलब जैसे कि मुझे नाइट आउट पे जाना है, तो यहाँ पे किसी और व्यक्ति का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो वहाँ पे खड़ा रहे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लिबर्टी राइट्स। क्लेम राइट्स में क्या है, क्लेम राइट्स में ये बात करता है कि एक व्यक्ति जब अपने अधिकारों का उपभोग करेगा या फिर इंजॉय करेगा या आनंद लेगा, तो वहीं पे दूसरा व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को वो असिस्ट करे। ठीक है, आपको क्लब में जाना है तो क्लब होना चाहिए, क्लब में वेटर्स होने चाहिए जो कि आपको सर्व करें। ठीक है, उसके बाद आता है पावर राइट्स। क्लेम राइट्स के बाद आता है पावर राइट्स। पावर राइट्स क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है ना वो अपनी ड्यूटी भी चेंज कर सकता है और दूसरे की भी। फॉर एग्जांपल जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी आपने सुना होगा, तो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने के बाद क्या होता है कि ये व्यक्ति मेरे बिहाफ पे आगे फैसला लेगा। ठीक है, ये मैं पावर देता हूं कि ये जो चेंजेस करना चाहे कर सकता है। तो मैं अपनी ड्यूटी भी बदली और उसकी भी ड्यूटी बदल दी, तो ये होता है पावर राइट्स। उसके बाद होती है इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज राइट्स क्या होते हैं कि ऐसे इम्यूनिटीज होती हैं, ऐसे राइट्स होते हैं जिससे कोई व्यक्ति आपकी ड्यूटी को चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस आवर की ये इस्टेब्लिश्ड है कि आप संडे को कोई और कोई काम नहीं दे सकता। ठीक है, तो इम्यूनिटीज है कि हाँ ये गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर कर रखा है। तो इम्यूनिटीज की ऐसी शक्तियां होना, ऐसा इम्यून होना कि आपकी ड्यूटी कोई चेंज ना कर सके। ठीक है, ये 4 प्रकार के राइट्स के बारे में बात करते हैं वेस्ले हॉफेल्ड, जो कि राइट्स और ड्यूटीज को साथ लेके चलते हैं। फिर उसके बाद हमने थ्योरीज ऑफ राइट्स पढ़ा, जिसमें सबसे पहला जो थ्योरी था राइट्स का वो था लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स। उसके बाद हमने कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स। लिबर्टेरियन में रॉबर्ट नॉजिक जो बात करते हैं कि गिव प्राइमेसी टू इंडिविजुअल, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दो, एब्सोल्यूट राइट्स दे दो प्रॉपर्टी के टर्म्स में, वो चाहे जितना मर्जी प्रॉपर्टी क्रिएट करे। दूसरा हमने देखा समुदायवादी जो बात करते हैं कि जो व्यक्ति है वो अलग नहीं है, वो समाज का ही एक भाग है। ठीक है, ठीक है, वो डीपली एम्बेडेड है इन हिज हर और हिज सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी। उसके बाद हमने ये देखा कि मल्टीकल्चरल, इसमें 2 थिंकर्स हमने करे, एक तो माइकल वॉल्जर एंड मिचेल सैंडल। उसके बाद हमने मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव देखा कि कैसे जो अधिकार की बात करता है लिबरल सोसाइटी, वो कैसे एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चला जाता है, जिसमें जो डाइवर्सिटी है, बहुसंस्कृतियां हैं, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है। उसके बाद हमने एशियन वैल्यू डिबेट देखा, और उसके बाद हमने थोड़ा सा
ह्यूमन राइट्स जो है, जो कंसेप्ट है उसके बारे में हमने समझा, और यहाँ पे हमने जो अधिकार की जो अवधारणा थी उसको समाप्त कर दिया या फिर उसको पूरा पढ़ लिया। अगले जो लेक्चर में हम इक्वालिटी पे हम बात करेंगे।